अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ ऑफ पास पेपर ऑफ एमडीकेट। एमडीकेट से रिलेटेड वो तमाम एमसीक्यूज़ जो एमडीकेट के पास पेपर में आ चुके हैं, आना मुमकिन है, उन तमाम एमसीक्यूज़ को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड वो तमाम एमसीक्यू जो कि एमडीकेट के एग्जाम में आ सकते हैं, उनको आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे एक मरतबा रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि सेन बोर्ड टीचिंग के नाम से है, तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रेजेंटेड इन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो कब पेश की गई? तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो 1905 में पेश की गई। ईयर इस तरह के एमसीक्यू जो है वो बहुत कम आते हैं। अगर आप ईयर याद कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, लेकिन इस तरह के एमसीक्यू में परेशान ना हो, ईयर वाले एमसीक्यू बहुत ना होने के बराबर ही आते हैं। द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाज प्रेजेंटेड बाय। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने पेश की थी? अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, मैक्सवेल या प्लैंक्स? तो सबको मालूम है आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ए इज द करेक्ट आंसर, अल्बर्ट आइंस्टाइन। Next is the part of theory of relativity which deals with unaccelerated bodies is known as। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का वो हिस्सा जो अनएक्सेलरेटेड यानी उन बॉडीज के बारे में डील करती है जिसमें एक्सेलरेशन मौजूद ना हो, तो उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्या कहते हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, ए बी सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही आसान है। अनएक्सेलरेटेड बॉडीज के लिए क्या है? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एक्सेलरेशन को क्या करती है? डील करती है। तो अनएक्सेलरेटेड बॉडीज, तो करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज बेस्ड अपॉन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के कितने पोस्टुलेट है? ऑप्शन ए 2 पोस्टुलेट, 3, 4 या डी नन ऑफ दिस। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हमारे पास पोस्टुलेट की तादाद 2 है। एक प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी को एक्सप्लेन करता है और एक स्पीड ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के हवाले से, कॉन्स्टेंसी के हवाले से बात करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी द लॉ ऑफ फिजिक्स आर सेम इन। हमें कहा जा रहा है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक, रिलेटिविटी के मुताबिक फिजिक्स के तमाम लॉज जो होते हैं वो सेम किस में होते हैं? इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, एक्सेलरेटेड फ्रेम या डी नन ऑफ दिस? ए बी सी एंड डी। तो हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक फिजिक्स के तमाम लॉज जो होते हैं वो इनर्शियल फ्रेम में जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। द स्पेशल थ्योरी ऑफ relativity is applicable to the object moving with maximum velocity। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कब एप्लीकेबल है? जब कोई ऑब्जेक्ट मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी के साथ मूव करे? इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, लेस देन स्पीड ऑफ लाइट, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट या डी नन ऑफ दिस? ए बी सी एंड डी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो एप्लीकेबल है। उसमें मैक्सिमम क्या हो सकती है? मैक्सिमम जो है वो वेलोसिटी कितनी हो सकती है? तो मैक्सिमम स्पीड हमारे पास स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कोई भी चीज़ जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा मूव नहीं कर सकती। मैक्सिमम स्पीड जो है वो इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट्स के बराबर ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फ्री स्पेस के अंदर क्या होती है? कांस्टेंट, वेरिएबल, लेस देन दैट इज एयर, अनप्रेडिक्टेबल। तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो फ्री स्पेस में जो होती है, स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो फ्री स्पेस में जो है वो कांस्टेंट होती है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर हुज रिलेटिविटी एट रेस्ट इज कॉल्ड। हमें कहा जा रहा है कि लेंथ के पर क्या फ़र्क पड़ेगा 2 पॉइंट्स के दरमियान एक ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट के मुकाबले में। देखें, द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, लेंथ एक ऑब्जेक्ट की जो है वो लेंथ के हवाले से बात हो रही है, और 2 डिस्टेंस के दरमियान जब ऑब्जर्वर रेस्ट में, रिलेटिविटी क्या है? रेस्ट में, तो वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगी, लेंथ डायलेशन कहलाएगी, प्रॉपर लेंथ कहलाएगी या नन ऑफ दिस? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रॉपर लेंथ, क्योंकि वो रेस्ट में। अगर वो रिलेटिविस्टिक स्पीड के साथ मूव करेगा तो फिर वो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी स्पेशल थ्योरी के मुताबिक। लेकिन जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस वाले लेक्चर ज़रूर देखिएगा, उसमें लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होती है, जबकि यहाँ क्या है? प्रॉपर लेंथ, क्योंकि ये रेस्ट में।
फिर आगे कहा जा रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव विद अ हाई वेरी हाई स्पीड इट्स लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव कर रहा होता है तो उसकी लेंथ पर क्या फ़र्क पड़ेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, एक्सपेंड हो जाएगी, रिमेन द सेम सेम रहेगी, या वेनिशिस हो जाएगी। ए बी सी एंड डी। तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ मूव करेगा तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के मुकाबले में इसकी जो लेंथ होगी वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और इस फिनोमेना को हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का नाम भी देते हैं। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना यहाँ क्यों नहीं था, क्योंकि ये क्या था, रेस्ट में था। अब यहाँ हाई स्पीड से मूव कर रहा था, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन होगी। द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हैपन ओनली, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होगी ऑप्शन ए अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, या ऑल ऑफ दिस। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द अर्थ ऑर्बिटल स्पीड इज, ज़मीन की जो ऑर्बिटल स्पीड है, ज़मीन की जो ऑर्बिटल स्पीड है, जो सूरज के गिर्द जो अपने ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है, तो ऑर्बिटल स्पीड जो ज़मीन की है वो 20 किलोमीटर पर सेकेंड है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट हमारे पास है द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। फ्री स्पेस के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, 3 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 3 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड, और डी बोथ बी एंड सी। तो हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। तो हमारे पास जो वो 3 एक्सपोनेंट 8 किलोमीटर पर सेकेंड नहीं है। अब हमारे पास जो है वो उसमें अगर देखा जाए कि 3 एक्सपोनेंट 8 में ये तो सबको वैल्यू याद है। अब इसको देखो 3 एक्सपोनेंट 5 किलोमीटर पर सेकेंड। अब किलो को अगर लगाओ तो 3 एक्सपोनेंट 3 ऐड हो जाएगा, किलो का मतलब 1000 होता है, तो ये 3 एक्सपोनेंट 8 मीटर पर सेकेंड ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, दोनों सेम है। तो इसका मतलब बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर। डी इसका करेक्ट है। इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी बिकम इक्वल टू सी देन इट्स मास बिकम, जब किसी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगी तो आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक उसका मास क्या होगा, जीरो हो जाएगा, मास रेस्ट मास के बराबर होगा, मास इनफाइनाइट हो जाएगा, या रेस्ट मास के मुकाबले में उसका मास जो है वो आधा हो जाएगा। ए बी सी एंड डी आपके सामने। तो स्पेशल थ्योरी में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर सी है, उसका मास जो होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर एमसीक्यू नंबर हमारे पास जो है वो 14 की बात करेंगे। द टोटल एनर्जी एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर रिलेटेड बाय द एक्सप्रेशन। टोटल एनर्जी और मास के दरमियान जो है वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के मुताबिक क्या रिलेशन है। ऑप्शन है ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ई इक्वल टू एम सी, डी नन ऑफ दिस। ए बी सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या है, ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द रेस्ट मास एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज। रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल की किसके बराबर होगी, एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, एम डेल्टा एम सी स्क्वायर एम नॉट सी स्क्वायर। तो रेस्ट मास एनर्जी जो होती है वो पार्टिकल की किसके बराबर होगी, एम नॉट जो है वो रेस्ट को शो करता है, और आइंस्टाइन के मुताबिक मास और एनर्जी आपस में क्या है, इंटर कन्वर्टिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी है, ई बराबर है एम नॉट सी स्क्वायर, ये रेस्ट को शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास जो है रिलेटिविस्टिक मास इज ऑलवेज। रिलेटिविस्टिक मास जो होता है वो हमेशा क्या होता है, लेस देन रेस्ट मास, रेस्ट मास के मुकाबले में कम होता है, ग्रेटर देन रेस्ट मास, इक्वल टू रेस्ट मास, डी जीरो। तो रिलेटिविस्टिक मास जो होता है वो हमेशा जो होता है वो ग्रेटर देन रेस्ट मास, क्योंकि हमने जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के आसपास जो वो मूव करना शुरू करता है उसका रिलेटिव मास जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास बी है। नेक्स्ट हमारे पास है ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर एंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम। रिलेटिव मोशन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रेम के दरमियान जो मोशन की वजह से टाइम पे क्या फ़र्क पड़ता है, डायलेट्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, सेम रहेगा, या नन ऑफ दिस। तो रिलेटिव मोशन की वजह से जो टाइम होता है वो क्या रहेगा, डायलेट हो जाएगा। टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट हम वहाँ पढ़ते हैं। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है द मेजरमेंट ऑन विच टू ऑब्जर्वर इन रिलेटिव मोशन विल एग्री अपॉन। दो ऑब्जर्वर जो है वो रिलेटिव मोशन में है, वो किस चीज़ पर एग्री रहेंगे, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, स्पीड ऑफ लाइट, या डी ऑल ऑफ दिस। कौन सी चीज़ जो है वो सेम रहेगी, किस चीज़ की मेजरमेंट जो है वो सेम रहेगी जब दो ऑब्जेक्ट जो है वो रिलेटिविस्टिक मोशन में होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, स्पीड ऑफ लाइट। आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में हमने यही पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट जो होती है वो सेम रहती है, ये ऑब्जर्वर और सोर्स की जो है वो रिलेटिव मोशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है इफ द स्पीड ऑफ लाइट वर टेकन इन्फिनिटी। अगर स्पीड ऑफ लाइट को इन्फिनिटी मानते हैं द मूविंग मास ऑफ द बॉडी विल देन बी। अगर स्पीड ऑफ लाइट को अगर हम इन्फिनिटी मानते हैं
तो मूविंग मास जो बॉडी का होगा उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा, ग्रेटर देन रेस्ट मास, लेस देन द रेस्ट मास, इक्वल टू रेस्ट मास, ग्रेटर और इक्वल टू रेस्ट मास, ए बी सी एंड डी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या, इक्वल टू रेस्ट मास। देखो स्पीड ऑफ लाइट को हमने कांस्टेंट माना है, इन्फिनिटी नहीं माना। अगर आप जो है वो रिलेटिविस्टिक मास के अंदर अगर हम बात करते हैं, रिलेटिविस्टिक मास में अगर आप इसको रिलेटिविस्टिक मास में अगर आप इसको क्या करते हो, गौर से देखो, ये फॉर्मूला था ना, इसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट को इन्फिनिटी ले लेते हो तो ये ऊपर वाला आंसर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। 1 माइनस जीरो किसके बराबर होगा, 1 के। 1 का रूट क्या होगा, 1 होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 का रूट 1 है, तो इसका मतलब फाइनल आंसर क्या आएगा, m बराबर होगा m नॉट के। तो रिलेटिव मास जो होगा वो रेस्ट मास के तभी बराबर होगा जब स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो उस वक्त मूविंग मास जो होगा उसका मास जो है रेस्ट मास के बराबर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर इक्वल टू रेस्ट मास। नेक्स्ट हमारे पास है नो स्टार इज अ सिस्टम। नो स्टार का टॉपिक बाकायदा सिन बोर्ड के अंदर भी आ चुका है न्यू बुक में। तो नो स्टार जो है वो क्या है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, नेविगेशन सैटेलाइट या ऑल ऑफ दीज। तो नो स्टार सिस्टम जो है वो किस सिस्टम की बात है, तो ये नेविगेशन सैटेलाइट है। ये बाकायदा सैटेलाइट की कॉम्बिनेशन है, इसका पूरा लेक्चर है अब हमारे पास है। तो नेविगेशन ये सैटेलाइट होते हैं, क्या है ये पूरा डिटेल हमारे इस लेक्चर में आप देख सकते हैं। तो यहाँ जाकर आइंस्टाइन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस किए। उम्मीद करते हैं आज के ये लेक्चर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।